नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान से भूगोल का पाठ 1 कराएंगे, जो कि संसाधन एवं विकास है। देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले इंटीमेशन भी दिया था कि अब हम आपको सामाजिक विज्ञान के हर पार्ट को 1 बाय 1 करके अपनी इन क्लासों में कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आज भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं और भूगोल के अंदर हम पाठ नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए संसाधन एवं विकास, जो कि पाठ 1 है। देखिए, संसाधन की बात करें तो संसाधन वह पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अध्याय 1 के बारे में, जिसमें कि संसाधन और विकास है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्सों में 1 बाय 1 करके आपको इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा कि संसाधन क्या है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को देखिए कि संसाधन क्या है। देखिए, मानव के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान। देखिए, मानव के लिए उपयोगी और मूल्यवान कोई भी भौतिक पदार्थ, यदि इस पृथ्वी पर कोई भी भौतिक पदार्थ है और जो मानव के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान है, उसे हम संसाधन कहते हैं। देखिए, मानव के लिए जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, वे सभी वस्तुएं हमारी संसाधन के अंदर आती है। संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, पॉइंट नंबर 2 है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार हमारे 4 आधार पर है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा जो दे रखा है वो दे रखा विकास के आधार पर। देखिए, संसाधनों के प्रकार हम उत्पत्ति के आधार पर आपको बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका अजैव संसाधन। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसके बाद समाप्यता के आधार पर उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरी यदि हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, मैंने उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के बताए, जैव अजैव। समाप्यता के आधार पर भी आपको 2 तरह के बताए, नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। यहां पे देखिए, संभावी, विकसित, भंडार एवं संचित कोष, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं विकास के स्तर पर। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संसाधनों का विकास, क्योंकि हमने संसाधन आपको बताया कि संसाधन क्या होता है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं विकास की। तो विकास, संसाधनों का विकास। देखिए, संसाधनों का ठीक ढंग से समझ और बूझ के साथ उपयोग करना संसाधन का विकास कहलाता है। देखिए, यदि हमारे पास संसाधन हैं और यदि हम उनका उचित और सही तरीके से, अच्छी समझ से, अच्छी सूझबूझ से यदि हम उसका प्रयोग करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का विकास हो रहा है और संसाधनों के विकास के साथ साथ मानव का भी विकास संभव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भू संसाधन क्या होता है। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। ये भी सभी को पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन ये संसाधन सीमित मात्रा में है। और भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है,
ये सभी चीजें पाई जाती है और इन सभी चीजों को हमने भू संसाधन की कैटेगरी में इनको रखा है। इसके बाद देखिए भू उपयोग क्या है। देखिए हमें पता है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो भी सीमित है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमें दे रखा है पृथ्वी का क्षेत्रफल। तो भू उपयोग का मतलब है कि भूमि का उपयोग। देखिए सबसे पहले हम भूमि का उपयोग वनों में करते हैं कि कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। फिर कृषि में करते हैं कि कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तीसरा हम रहन सहन उपयोग के लिए जो उपयोग करते हैं उसे हम भू उपयोग के अंदर डालते हैं। इसके बाद देखिए भारत में भू उपयोग प्रारूप आपको समझना है और ये प्रश्न आपके अभ्यास के प्रश्नों में भी दिया गया है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप को समझाइए। कि भारत का क्षेत्रफल मैंने अभी अभी बताया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 93% भाग के ही भूभाग के आंकड़े उपलब्ध है। देखिए भारत की भूमि की यदि हम बात करें तो वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसके 93% भाग पर ही हमारे लिए आंकड़े उपलब्ध है। यानी कि 93% भाग के ही आंकड़े हमने खोज रखे हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2002-03 में 43.41% है, जो पंजाब और हरियाणा का केवल 80% भाग है। यानी कि इस 43.41 का 80% भाग तो पंजाब और हरियाणा के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। देखिए भूमि निम्नीकरण इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, इन सभी की वजह से भू निम्नीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। देखिए भूमि निम्नीकरण कब होता है, जैसे कि पंजाब में हम बात करते हैं सिंचाई के कारण भू निम्नीकरण होता है। यदि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो वहां पे खनन के कारण भू निम्नीकरण होता है। और यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां वन उन्मूलन और अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? वन रोपण करके, चरगाहों का उचित प्रबंधन करके, भूमि के कटाव की रोकथाम करके और खनन नियंत्रण करके, और जो औद्योगिक जल का परिष्करण किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल की उपलब्धता की जरूरत होती है तो वहां से हम औद्योगिक जल का परिष्करण यानी कि भूमि निम्नीकरण के लिए कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक इस लेसन का जो है वो है मृदा संसाधन। मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय प्रमुख कारक होता है। देखिए भूमि निम्नीकरण यदि हो जाता है किस वजह से होता है? जैसे वायु के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह, जल के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह, या किसी अन्य कारण जल की भूमि की ऊपरी सतह का हट जाना या पवन के कारण उड़ जाना, उसे हम भू निम्नीकरण या मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया कि इसको बनने में उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ ये सभी मुख्य कारक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में प्रमुख मृदाएं पाई जाती है जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। हमारी मृदाओं का वर्गीकरण
और मृदा अपर्दन और संरक्षण की यदि हम बात करें तो मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। जब मिट्टी का ऊपरी सतह का हट जाना क्या कहलाता है? या मिट्टी की ऊपरी सतह का कट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। और इसमें मानवीय क्रियाएं जो होती है वे उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे वनों उन्मूलन, यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई करके मृदापर्दन होता है। अति पशुचारण की वजह से मृदापर्दन होता है। खनन की वजह से, निर्माण और खनन की वजह से क्या होता है? मानवीय क्रियाएं है ये, और इन मानवीय क्रियाओं के कारण मृदापर्दन होता है। और मृदापर्दन से बचने के लिए सबसे पहले सीढ़ीदार कृषि की जाएगी, रक्षक मेखला की जा सकती है, समुच्चय जुताई आदि, ये सभी इसके प्रमुख बचाव के कारण हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न बनता है कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं और मृदा अपर्दन के कारण और निवारण बताइए। इसके बाद आपको मिट्टी क्या है या मृदा क्या है और विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में आप उल्लेख कीजिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ वैकल्पिक प्रश्न जो कि आपकी अभ्यास से दी गई है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि इसको हम दोबारा नहीं बना सकते। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो है चक्रीय ऊर्जा, यहां पे लिखना है चक्रीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो चक्रीय ऊर्जा जो है पुण्य पूर्ति योग्य संसाधन है। देखिए भाई ध्यान से, यहां पे चक्रीय ऊर्जा के बारे में बात की है, तो चक्रीय ऊर्जा जो है पुण्य पूर्ति योग्य संसाधन है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मैंने बताया था अधिक सिंचाई। और निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी, यानी कि सीढ़ीदार को ही सोपानी कृषि बोलते हैं, खेती की जाती है। तो यहां पे आपने लिखना उत्तरांचल। देखिए ये अभ्यास के आपके वैकल्पिक प्रश्न थे और ये 5वां है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं यहां पे गुजरात, क्योंकि काली मिट्टी जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास के उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जो 30 शब्दों में या 40 शब्दों में उनके आंसर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिया है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 3 ऐसे राज्य मैंने अभी अभी बताए, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये तीनों ही ऐसे राज्य जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है या कपास की फसल उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान दीजिए कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आपको 3 विशेषता बतानी है। ये कह रहा है इस प्रकार की, यानी कि जो डेल्टाओं पर पाई जाती है उस पर किस प्रकार की मिट्टी है, ये हमने आपको बता दिया जलोढ़ मिट्टी है। और इनकी 3 मुख्य विशेषता, तो पहली विशेषता है कि जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। मैंने आपको बताया गहन कृषि क्या होती है। गहन कृषि जो कम क्षेत्र में अधिक उपज के लिए कृषि की जाती है उसे हम गहन कृषि कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त, यानी कि जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं।
और इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं और यह मिट्टी गन्ना, धान, गेहूं, तिलहन और दालों की कृषि के लिए उत्तम होती है। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन और दालों के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं ढाल वाली भूमि होती है और उस ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती की जाती है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। दूसरा जो है समुच्चय रेखाओं के अनुसार समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति भी कम हो जाती है, इसे समुच्चय जुताई कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 सीढ़ीदार खेती भी अपरदन को रोकती है और पॉइंट नंबर 4 ढालों पर वृक्षारोपण भी यहां पे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहला पॉइंट है कि सोपान बनाए जाने चाहिए। दूसरा समुच्चय रेखाएं जुताई करनी चाहिए। तीसरा सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए और ढालों पर वृक्ष लगाने चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को 2 तरह के बताया था, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन, और कुछ उदाहरण भी दिए थे। तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है क्योंकि ये सजीव होते हैं, इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और मत्स्य जीवन, ये सभी संसाधन जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, होते तो ये जैव मंडल के अंदर से ही है, लेकिन ये अजैव संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे चट्टानें, धातुएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी चीजें अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं और यहां पे हम बात कर रहे हैं पहले ही प्रश्न की, जो कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्गीकरण कीजिए और 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण भी बताना है। देखिए, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसके केवल 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है और भारत में भूमि का उपयोग मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है। पहला होता है वनों में, दूसरा होता है कृषि में, तीसरा होता है चरगाहों में, चौथा होता है मानव उपयोग में, जैसे कि आवास के लिए, यातायात के लिए, उद्योगों के लिए। तो 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि कैसे भूमि उपयोग में है और भूमि उपयोग का प्रारूप हमारा क्या है। सबसे पहले हम वनों की बात करते हैं। हमारे देश में लगभग 22.57% भूमि पर वन है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए देश की 33% भूमि पर वन होने आवश्यक होते हैं। देखिए, हमारे देश में 22.57% क्षेत्र पर वन है, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लगभग 33% भूमि पर वन होने चाहिए। इस प्रकार हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टि से वन कम है, जिससे कि जो पारिस्थितिक संतुलन है उसमें यदि वनों की कमी है और हम 1960-61 से लगातार देखते आ रहे हैं वनों में अत्यधिक कमी होती आ रही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कृषि। कृषि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। देखिए, देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 46% है और देश में वर्तमान प्रतिभूमि 8% है।
देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब एक्चुअल में कितना क्षेत्र बोया जाता है। और वर्तमान प्रतिभूमि, जिसमें वर्तमान प्रतिभूमि कुछ सालों के लिए कोई कृषि नहीं की जाती और इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 बार कृषि की जाती है। यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 54% भाग ही कृषि की जाती है। और एक और आपको अच्छी बात बताऊं, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत 80% है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केवल 10% भाग पर ही कृषि की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चरगाह की। चरगाह भूमि में भी बहुत कमी हुई है, आज यह केवल 3.45% रह गई है। भारत में इसके बावजूद सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मानव उपयोग। देखिए देश की जितनी भी बाकी बची भूमि, जैसे कि हमने बात की वनों के बारे में, वन हमारे 22.57 है, कृषि की बात की 51% है, चरगाह की बात की 3.45% है, और मानव उपयोग की बात करें तो देश की बाकी बची हुई भूमि जिसके अंदर जैसे कि जो बंजर पड़ी हुई है, आवास है, उद्योग है, सड़क निर्माण है, रेलवे निर्माण है, ये सभी बाकी जितनी भी जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थलीय भूमि, ये सभी जो शामिल है वो देश की बाकी बची भूमि में ही शामिल है जो कि मानव उपयोग के लिए है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास। देखिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास का मतलब है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे। ये जो प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास है, वो किस तरह संसाधनों का अधिक उपभोग करते हैं, इस प्रश्न के में बताया गया है। कैसे? देखिए प्रौद्योगिकी, मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान से असंख्य वस्तुओं का निर्माण आरंभ कर दिया है। मानव ने आज अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अधिक खोजें कर ली है, तो वो कह रहा है कि असंख्य वस्तुओं का निर्माण आरंभ कर दिया है और मानव के उपभोग की प्रकृति भी बदल गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति उच्च कोटि की वस्तु का उपभोग करना चाहता है और अधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है और इसलिए संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगा है। अब बात करते हैं हम आर्थिक विकास की। आज विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगे हैं। वे अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं। यातायात, संचार का विस्तार किया जा रहा है। और दूसरी ओर जो विकसित राष्ट्र है जैसे कि अमेरिका, वो भी अपनी संपत्ति में और वृद्धि करने में लगे हुए हैं। वे भी अंधाधुंध संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और इस प्रकार विकासशील और विकसित देश अधिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग कर रहा है और इस प्रकार प्रौद्योगिकी हम कह सकते हैं, जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो संसाधनों का अधिक उपभोग कर रहा है। देखिए आज की इस क्लास में हमने आपको अभ्यास के प्रश्न और पाठ के सार के बारे में बताया। इसके बाद हम इस पाठ से रिलेटेड आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में कराएंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।